ये कहानी एक ऐसे जांबाज कमांडो के गिर्द घूमती है जिसने पाकिस्तान को 2 लख्त होने से बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाकर भारत को तिगनी का नाच नचाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ढाका पहुंचा तो मेरे लिए एक काम तैयार था। खैर साहिब ने एक राज बतलाते हुए कहा कि आज रात यहाँ एक खास मीटिंग हो रही है। हमें शक है कि ये लोग जरूर दुश्मन के एजेंट बने हुए हैं। तुम्हें इस मीटिंग की सारी कार्रवाई का हाल मालूम करना है। मैंने वो पता जहन नशीन किया और जरूरी तैयारी के बाद रात 10 बजे के करीब उस मकान पर पहुंचा। ये गुलशन कॉलोनी की एक कोठी थी, मॉडर्न बस्ती थी। 10 बजे ही हर तरफ वीरानी का राज नजर आ रहा था। मेन गेट पर सख्त पहरा था। अपनी मोटरसाइकिल पर गश्त करते हुए मैंने इलाके का बारीक बीनी से जायजा लिया। उस मकान के बारे में कुछ अंदाजे कायम किए और फिर मोटरसाइकिल को मकान से काफी दूर खड़ा करके मैं पैदल ही उस जगह पहुंचा। ये मकान की पुश्त थी। 5 फुट ऊंची 4 दीवारी को आसानी से उबूर करके मैं अंदर बनी हुई फूलों की क्यारी में कूद गया। मसल्लाह पहरेदार गश्त पर थे जो पूरी इमारत का चक्कर लगा रहे थे। क्यारी में छुपे हुए मैंने अंदाजा किया कि उनका एक चक्कर 2 मिनट में पूरा होता है। इतना वक्त मेरे लिए काफी था। पहरेदार मेरे सामने से होते हुए दूसरी तरफ मुड़े तो मैं तेजी से अपनी पनाहगाह से निकला और पानी के पाइप के जरिए फुर्ती से छत पर चढ़ गया। छत बिल्कुल सपाट थी। सीढ़ियों का दरवाजा भी बंद था। दाएं तरफ बरामदे की छत जरा नीची थी। मैं आहिस्तगी से उस छत पर उतर गया। यहाँ कई कमरों के रोशनदान नजर आ रहे थे। एक रोशनदान से रोशनी बाहर आ रही थी। मैं वहां पहुंचा। जैसे ही अंदर झुका मुझे एक शदीद झटका लगा। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। जो कुछ मैंने देखा वो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। कमरे के दरमियान में मुतअद्दिद सोफे बिछे हुए थे और कई अफराद इन पर बैठे थे। एक तरफ इंतहाई कीमती सोफा जो जरा मुमताज करके रखा गया था अभी तक खाली था। मुझे जिस चीज पर इस कदर हैरत हुई वो ये थी कि हाल के अंदर चंद ऐसे चेहरे भी नजर आ रहे थे जिनके बारे में ये गुमान करना कि वो वतन दुश्मन लोग हैं बड़ी अजीब सी बात लगती थी। एक साहिब जो कि बहुत बड़े आलमे दीन थे और शहर भर क्या पूरे मुल्क में उनकी वतन दोस्ती और इल्मो दानिशमंदी का चर्चा था, वहां नजर आ रहे थे। एक समाजी कारकुन जिनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत बेमिसाल थी वहां मौजूद थे। कुछ सियासतदान और तुलबा भी मौजूद थे। एक हिंदू सरमायादार भी नजर आया जो ढाका में काफी असर रसूख रखता था। सब लोग आपस में खुशगपियों में मसरूफ थे और शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के लिए मैं परेशान हुआ कि शायद खैर साहिब को गलत इतला मिल गई है। भला ऐसे अजीम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में लाने के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी थी किस तरह इस मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं। मगर फिर मेरी तजस्सुस पसंद तबीयत ने मुझे मजीद इंतजार करने का मशवरा दिया और मैं रोशनदान की दीवार से सर टिका कर बैठ गया। चंद लम्हों के बाद हाल की दाईं तरफ का छोटा दरवाजा खुला। 2 अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक को तो मैं नहीं पहचानता था, मगर दूसरे शख्स को देखकर मुझे यकीन हो रहा था कि जरूर खैर साहिब को गलत इतला मिली है, क्योंकि वो साहिब जो अब हाल में दाखिल हुए थे उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानता था। ये कर्नल रहमानी थे, पाक फौज के रिटायर्ड अफसर, और फौज के अंदर उन्हें मशरकी पाकिस्तान का शेर के नाम से याद किया जाता है। कर्नल रहमानी सांवले रंग के एक मनखनी से आदमी थे, मगर बला के ज़हीन। पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानियों की फहरिस्त काफ़ी तवील थी। उन्हें यहाँ देख कर मुझे यकीन हो चला था कि मैं गलत जगह पर आया हूँ। पाक फौज और मुल्क की दुश्मन, ये बात किसी तरह भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। दोनों नवार्द खाली सोफे पर बैठ गए। सब लोग खामोश थे और रहमानी साहिब और उनके साथी की तरफ मुतवज्जा थे। थोड़ी देर सुकूत के बाद रहमानी साहिब के साथी ने गुफ्तगू का आगाज किया। गुफ्तगू बंगला जुबान में हो रही थी। अजीज साथियों, आज की ये मीटिंग इंतहाई अहम भी है और इंतहाई मुख्तसर भी। मुझे सिर्फ एक इतला आपको देनी है। इसके अलावा आप में से अगर किसी साहिब को कोई मसला दरपेश हो तो बात हो सकती है। इतला ये है कि अल्लाह ताला ने हमें एक तोहफा दिया है, ऐसा अजीम और बड़ा तोहफा कि जिसके बायस न सिर्फ हमारे जज्बे जमा रहेंगे बल्कि हमारी हिम्मत में मजीद इजाफा होगा। इनकलाब और आज़ादी का मरहला मजीद नज़दीक आ जाएगा। अजीम बंगाल की आज़ादी का ख्वाब इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा और एक दिन हम इन नाम निहाद पाकिस्तानियों से जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है आज़ाद होकर रहेंगे। आप मेरे साथ जिन साहिब को देख रहे हैं इनका नाम रहमानी है। ये फौज के आला अफसर रहे हैं। ये एक अजीम बंगाली हैं जो अपनी कौम को गैरों के तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं। इन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है कि ये मुक्ति बहानी को मुनज़्ज़म करेंगे।
ताकि हम अपने देश से पाकिस्तानी फौज के नापाक कदम उखाड़ फेंकें। रहमानी साहिब ने फौज के अंदर भी काम शुरू कर दिया है और आप लोगों को भी इनसे ताउन करना होगा। आप अपने जवानों को इनकी कमान में दें ताकि वो फौजी तरबियत हासिल करके दुश्मनों के खिलाफ जंग कर सकें। बांग्लादेश की आज़ादी की जंग। बस मुझे इतना ही कहना था। अब मजीद गुफ्तगू रहमानी साहिब करेंगे। जी रहमानी साहिब। उस शख्स ने रहमानी साहिब को दावत खिताब देते हुए कहा। कर्नल रहमानी ने खंगार कर गला साफ करते हुए अपनी बात का आगाज किया। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि मेरा मिशन क्या है और मेरा ही क्या, ये हम सब का मिशन है। इस सिलसिले में मैं चंद बातें आप लोगों के सामने पेश करूंगा। दोस्तों, हम लोग बांग्लादेश की आज़ादी का मिशन लेकर उठे हैं। इससे पहले भी हमने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी थी। आपको याद होगा जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो बंगाली कौम ने किस कदर कुर्बानियां पेश की। अपने बच्चे कटवाए, अपने जवान मरवाए, अपनी माओं बहनों और बीवियों की असमतें लुटवाई। हिंदुओं, सिखों और अंग्रेज़ों के मुजालिम बर्दाश्त किए मगर पाकिस्तान हासिल किया। जब पाकिस्तान बन गया तो हमें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। हम इसलिए लड़े और मरे जा रहे हैं कि हमें एक घर, एक किता ज़मीन और एक मुल्क ऐसा मिल जाएगा जहां हमारी अपनी हुकूमत होगी, जहां हम आज़ादी से सांस ले सकेंगे, जहां हमारे हुकूक हमें मिल जाएंगे, जहां हमारे बुजुर्ग पुरस्कून होंगे, हमारे जवान बरसरे रोजगार होंगे, हमारे बच्चे ज़ेवरे तालीम से आरास्ता हो सकेंगे, जहां हमारी माओं बहनों और बेटियों की आबरू महफूज होगी। हाँ, हमने एक ऐसे ही घर की तमन्ना की थी जिसे हम अपनी जन्नत कह सकें। मगर अफसोस, सद अफसोस कि हम धोखा खा गए। पाकिस्तान बन गया। बंगालियों की बेगोरो कफन लाशों पर एक मुल्क की बुनियादें रख दी गईं। मगर हमें क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। हम चाहते थे आज़ादी से आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले सकें, मगर आज हमारे अतराफ़ जो घुटन है इसका आप सबको एहसास है। हमारी ख्वाहिश थी कि हमें हुकूक मिलेंगे, लेकिन हमें हमारे ही हुकूक से महरूम कर दिया गया है। ये तमन्ना थी कि बुजुर्गों को सुकून मिलेगा, लेकिन उनकी रातों की नींदें भी हराम हो गई हैं। जवानों को रोजगार और बच्चों को तालीम ना मिले तो बुजुर्ग कैसे सुकून से रह सकते हैं? आज अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उन्हें दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। एक वक्त की रोटी के लिए अपनी इज्जत की कुर्बानी भी देना पड़ती है, मगर फिर भी पेट भर रोटी मुयस्सर नहीं आती। हम चाहते थे हमें हुकूमत में हिस्सा मिलेगा। आबादी के तनासुब से हम भी असम्बलियों में अपने नुमाइंदे भेज सकेंगे, मगर आप देख रहे हैं कि हम पर हुकूमत पंजाबियों और पठानों की है। हुकूमत में अगर हमारा हिस्सा है तो सिर्फ आटे में नमक के बराबर। मैं पूछता हूँ कि इस पाकिस्तान से हमें क्या मिला? क्या मिला उन कुर्बानियों के बदले? ना रोजगार के मौके, ना ज़रई ज़मीन, ना सरमाया, ना मजदूरी, ना हक़ खुददारी, ना आज़ादी। अगर कुछ मिला तो बेघर मुहाजिरीन जो इंडिया से लुट पिट कर आए तो हमने उन्हें पनाह दी। इस्लाम के नाते उन्हें ना सिर्फ भाई समझा बल्कि भाई का हक अदा करके दिखाया। अपनी जायदादों में से आधी जायदादें दी, अपने कारोबार में हिस्सा दिया, अपने घर में जगह दी, मगर उन्होंने हमें क्या दिया? सिर्फ नफरत, ठोकरें, गालियां। कभी किसी गैर बंगाली अफसर का रवैया देखा है अपने बंगाली मुलाजिम के साथ? नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। हाँ, मैं ऐसे हजारों वाकयात देख चुका हूँ, खुद अपनी इन आंखों से, फौज के अंदर भी और फौज से बाहर भी। ऐसे कई वाकयात अब तक मेरे जहन में ताज़ा हैं। जब कभी उन्हें याद करता हूँ तो मेरा खून खोल उठता है। मुझे याद है जब मैं एक सरकारी अफसर से मिलने गया था जो बंगाली नहीं है। मैं उसके दफ्तर में बैठा हुआ था कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन सुनने के साथ साथ अफसर साहिब का चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बुरी बात सुन ली है। इंतहाई गज़ब के आलम में उसने रिसीवर रखा और अपने चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। जैसे ही वो गरीब बंगाली चपरासी अंदर दाखिल हुआ तो साहिब ने एक ही सांस में उसे बीसियों गालियां सुना दी। कहने लगे, कैसे गंदी नीयत के बच्चे हैं तुम्हारे, चोर जलील। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए अपने घर पर भी मुलाजिम रखा था कि ऐसी घटिया हरकतें करो? मालूम है आज क्या किया है तुम्हारी बच्ची ने? उसने मेरे टोमी का दूध चोरी करके पी लिया था और टोमी दोबारा दूध आने तक भूख से बिलखता रहा। पूरे 10 मिनट उसने तकलीफ में गुजारे। बताओ क्या हाल हुआ होगा मेरे कुत्ते का? तुम्हें मालूम है वो मुझे किस कदर अजीज है। मैं उसके एक लम्हे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी गंदी बच्ची की वजह से उसे 10 मिनट तक भूखा रहना पड़ा। बताओ बताओ क्या हशर करूं मैं तुम्हारा? अफसर ने दांत पीसते हुए कहा। चपरासी बेचारा मुंह लटकाए खड़ा था। एहसासे बेइज्जती से उसकी आंखों में आंसू आ गए। लरजते हुए लबों के साथ जो अल्फाज उसने कहे वो सुनकर मेरा दिल दहल गया, कलेजा कट कर रह गया। उसने कहा, सर माफी चाहता हूँ। दरअसल मेरे घर में 2 दिन से फाका है, कुछ खाने को नहीं है।
बच्ची से शायद भूख बर्दाश्त ना हो सकी होगी। मैं डांट दूंगा जी उसको जाकर। अब डांटने से क्या होगा खाक, अफसर ने नफरत से होंठ सुकेड़ते हुए कहा। तुम लोग हो ही इस काबिल के फाके करो, कामचोर नखट्टू कहीं के, जाओ जाकर बाहर बैठो। साहिब ने चपरासी को धुतकारते हुए कहा और बेचारा जाकर अपने स्टूल पर बैठ गया। देखा आपने, ये है बंगालियों की इज्जत। कर्नल रहमानी ने वाकया सुनाने के बाद हाजरीन को मुतवज्जा करते हुए कहा, एक कुत्ता भी इनसे बेहतर है कुत्ते की 10 मिनट की भूख बर्दाश्त न हो सकी, और इंसान की बच्ची 2 दिन से भूखी है मगर इसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि वो बंगाली की बच्ची है। भाइयों, ये अफसर जिनके बारे में हमारा ख्याल है कि हमारे मुसलमान भाई हैं, जो कल मजलूमी की हालत में हमारे पास आए थे, आज क्या सलूक कर रहे हैं हमारे साथ। ये कहाँ की मुसलमानी है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इस्लाम है। मैं तो कहता हूँ कि हम कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। कल गोरे अंग्रेज हम पर हुक्मरान थे, आज काले अंग्रेज हम पर काबिज हैं। चलो अफसरों की बात जाने दो। आम लोगों ने हमारे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है, उनकी रवश देखी आपने। वो आज तक हमारे साथ घुल मिल कर रहना पसंद नहीं करते। उनकी बस्तियां अलग हैं, उनकी माशरत अलग है, उनकी सकाफत अलग है। वो हमारी ज़ुबान से नफरत करते हैं। उन्हें बस एक ही बात की रट है कि पाकिस्तान की वाहिद कौमी ज़ुबान सिर्फ उर्दू होगी, जो उनकी अपनी ज़ुबान है। मैं पूछता हूँ 10 करोड़ बंगालियों की ज़ुबान कौमी ज़ुबान क्यों नहीं हो सकती, या कम से कम उर्दू के साथ ये भी कौमी ज़ुबान क्यों नहीं हो सकती। इस सवाल का कोई जवाब उनके पास नहीं है, और जवाब भी कैसे हो सकता है। वो तो बंगालियों को अपना गुलाम देखना चाहते हैं, हमारी सोना उगलने वाली मिट्टी पर काबिज रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खून पसीना एक करें तो बंगाली, और वो घर बैठे चैन की हंसी बजाएं। जमीन का सीना चीर कर गला उगाए बंगाली, और तैयार फसल पर कब्जा उनका हो जाए। समंदर के पेट से मछली निकालें बंगाली, और मार्केट में उसकी कीमत वो वसूल करें। यानी मुसीबतें और तकलीफें सिर्फ बंगाली के लिए और राहत सुकून उनके लिए। हाय कितने दुख की बात है भाइयों, कितना जुल्म है। जमीन हमारी, मुल्क हमारा, मगर हुकूमत गैरों की। अपने ही घर में हम गुलाम बना दिए गए हैं। मगर मैं कहता हूँ कि यह दौरे गुलामी अब ख़त्म होना चाहिए। बंगाली इतना बेगैरत नहीं है कि गुलामी जैसी लानत अपने ऊपर मुसल्लत रखें। अब हम जिहाद करेंगे, बांग्लादेश की आज़ादी का जिहाद। बांग्लादेश को आज़ाद कराएंगे, अपना खून भी देंगे, जान भी देंगे। कुर्बानियाँ हमने कल भी दी थी, कुर्बानियाँ हम आज भी देंगे, और दुश्मन को बताएंगे कि बंगाली एक अजीम और आज़ाद कौम है। इसे दबाया और झुकाया नहीं जा सकता, इसे गुलाम बनाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। कर्नल रहमानी ने जोशीले अंदाज में अपने हाथ को मुट्ठी की सूरत में बंद करके सर से बुलंद करते हुए नारा लगाया। अपनी पुरजोश और जज्बाती तकरीर के बाद कर्नल साहिब सोफे पर बैठ गए। हाजरीन पर अब भी सुकूत तारी था, मगर उनके चेहरों से अंदाजा हो रहा था कि वो सब इस वक्त इंतहाई गैज़ो गज़ब के आलम में हैं। उनके अंदर जज्बात का एक तूफान बपा है, एक लावा खोल रहा है, ऐसा लावा कि जो उबल पड़े तो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए, सब कुछ जलाकर भस्म कर दे। कर्नल रहमानी अपने मकसद में कामयाब रहे थे। उन्होंने हाजरीन के जहनों में बांग्लादेश की मोहब्बत पैदा कर दी थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत एक लाजमी चीज़ थी। काफ़ी देर खामोशी तारी रही। मैं भी अपने दिल को अपनी कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। जो बातें मैंने सुनी थी और जो कुछ देखा था, उससे जाहिर था कि अनकरीब एक इंतहाई तबाहकुन तूफान आने वाला है, जो उम्मत मुसलमान को पारा पारा कर देगा, जो पाकिस्तान को दो लख्त कर देगा। और पाकिस्तान के दो लख्त होने का ख्याल ही मेरे लिए रूह फरसा था। ये सोचकर ही मेरी जान जाती थी कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो जाएगा, नहीं पाकिस्तान एक रहेगा। मैंने अपने दिल में अज़म किया, इंशाल्लाह पाकिस्तान एक रहेगा, और दुश्मन का ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं अपने दिल को तसल्लियाँ दे रहा था, मगर दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। चालाक और मक्कार दुश्मन ने इस मर्तबा हमारे बहुत ही कमज़ोर पहलू पर हमला किया था। जालिम ने उम्मत की वहदत को तोड़ने के लिए कौमियत का नासूर पैदा कर दिया था, और मैं जानता था कि कौमियत का मर्ज वो ख़तरनाक मर्ज है जिसके जरासीम इंतहाई तेज़ी से फैलते हैं, और जो लोग इसकी लपेट में आ जाएं उनकी अकल मफलूज होकर रह जाती है। उन्हें कोई बात भी सिवाय अपनी कौमियत के नहीं सूझती। इस मर्ज में मुब्तला लोगों को अपनी कौम का जालिम भी मजलूम लगता है, और दूसरी कौम का मजलूम भी जालिम लगता है। कौमियत का भूत कुछ लोगों को चिमट गया था, और कुछ मुश्किल न था कि अवाम भी इसकी लपेट में आ जाएं। लेकिन अभी वक्त था, इस मर्ज को फैलने से रोका जा सकता था, बात को अब भी संभाला जा सकता था। अगर हुकूमत चाहे तो दुश्मन की इस चाल को भी नाकाम बना सकती है। मैं इन्हीं सोचों में गर्क था कि एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये आवाज़ अंदर हाल ही में से आ रही थी। एक तालिब इल्म कर्नल रहमानी से मुखातिब था।
ठीक है कर्नल साहिब, हम आपके मिशन में आपके शाना बशाना हैं। आप बताएं कि हमें क्या करना है। कर्नल रहमानी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहने लगे, फिलहाल तो आप लोगों को अपनी अपनी फील्ड में काम करना है और राय आमा को बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हमवार करना है। ये कोई आसान काम तो नहीं है, हमें कदम कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। खुसूसन पाकिस्तान के हामी अफराद तो हमारे लिए बड़े मसाइल खड़े कर देंगे, तालिब इल्म ने कहा। कर्नल रहमानी के चेहरे के तासुरात ये बात सुनकर बदल गए। जोश के साथ कहने लगे, जवान तुम क्या समझते हो कि इनकलाबात ऐसे ही रूनुमा हो जाते हैं कि हैंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक दाना गंदम को ज़मीन की तारीकियों से निजात हासिल करके आज़ाद फ़ज़ा में आना होता है तो उसे ज़मीन का सीना चीर कर बाहर आना पड़ता है। तुम्हें भी अगर आज़ाद बांग्लादेश की ज़रूरत है तो मेहनत करना होगी, जान खपाना होगी, अपना वक्त, अपना माल, अपने माँ बाप, बहन भाई, हत्ता कि अपनी जान तक की कुर्बानी देना होगी। कर्नल साहिब, मैं खून बहाने से नहीं डरता और ना ही जान देने से खौफजदा हूँ। मैं दरअसल पूछना ये चाहता हूँ कि मुखालिफिन के साथ हमारा रवैया क्या होगा। मसलन मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो ये कहूँगा कि इस्लाम पसंद तलबा तंजीम हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है और आइंदा और भी ज़्यादा बन सकती है। कर्नल रहमानी ने सोफे पर पहलू बदलते हुए कहा, हाँ ये अच्छा सवाल है जवान, जब हम इनकलाब की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ अपना ही लहू नहीं बहाना, सिर्फ अपनी ही जान नहीं देनी है, बल्कि दुश्मनों की जान भी लेनी होगी। आज़ादी की राह में जो भी हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। दरअसल यही मेरा मंशा था, तालिब इल्म ने कहा। परसों हमारी यूनिवर्सिटी में एक मुज़ाकरा है। जब से नई हुकूमत ने पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को इस्लामी बुनियादों पर इस्तवार करने का ऐलान किया है, तुलबा में एक बेचैनी सी पाई जाती है। हम लोग नहीं चाहते कि हमें मजहब के बखेड़ों में उलझाया जाए। पहले ही क्या कम किताबें हम पर लदी हुई हैं कि एक अरबी को और लाजमी करार दिया जाए, मगर वो तंजीम जिसका मैंने जिक्र किया है निज़ाम तालीम को इस्लामी देखना चाहती है। परसों का मुज़ाकरा भी इसी सिलसिले में है कि मुल्क का निज़ाम तालीम दीनी होना चाहिए या ला दीनी। 2 अगस्त को भी इस मौजू पर सेमिनार था जिसमें उस तुलबा तंजीम के रहनुमा अब्दुल मालिक की तकरीर की वजह से लोगों ने निज़ाम तालीम दीनी होने के हक में करारदाद पास कर दी थी। अब परसों यानी 12 अगस्त को यूनिवर्सिटी के टीचर्स स्टूडेंट सेंटर में फिर इसी मौजू पर मुज़ाकरा हो रहा है। इसमें हमने अपने अलावा सिर्फ छात्रों लीग को दावत दी है, वो भी हमारी हम ख्याल है, बाकी किसी तुलबा तंजीम को मदऊ नहीं किया गया। लेकिन मुझे यकीन है कि अब्दुल मालिक और उसके साथी ज़रूर इस मुज़ाकरे में गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी कहा ना, जो राह की रुकावट बने उसे रास्ते से हटा दो, कर्नल रहमानी ने बड़े पुरजोर अंदाज में कहा और तमाम हाजरीन ने इस बात में गर्दन हिलाकर कर्नल का मफहूम समझ जाने का इजहार किया। इसके साथ ही कर्नल रहमानी के साथ आने वाले शख्स ने मीटिंग बर्खास्त होने का ऐलान किया। सब लोग उठकर बारी बारी हाल से बाहर जाने लगे। मैं अभी तक अपनी कमीनगाह में दुबका हुआ था। जब सब लोग चले गए और कमरे में सिर्फ कर्नल रहमानी और उनका साथी रह गया तो कर्नल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहने लगा, हमें सबसे ज्यादा काम तुलबा में करना होगा। ये नौजवान गर्म खून रखते हैं और हर काम करने का हौसला इनमें होता है। यही माशरे का बाशऊर तबका है जिन्हें कल जाकर बांग्लादेश की ज़माम कार संभालना होगी। जिस अब्दुल मालिक का जिक्र हुआ है वो वाकई इंतहाई खतरनाक शख्स है। 2 अगस्त को मैंने भी उसकी तकरीर सुनी थी। कमबख्त बहुत खूब बोलता है और मुझे यकीन है कि अगर परसों भी उसे बोलने का मौका मिला तो मुज़ाकरा फिर निज़ाम तालीम दीनी होने के हक में हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि उसका जिंदा रहना हमारे मकसद के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि बांग्लादेश की तहरीक में अगर हमें किसी से खतरा है या जो हमारे लिए लोहे का चना साबित हो सकता है वो यही तहरीक इस्लामी के लोग हैं। इसीलिए बांग्लादेश में किसी तहरीकी या पाकिस्तानी को नहीं होना चाहिए। कल हाई कमान की मीटिंग है, मैं ये बात वहाँ भी करूँगा। हाँ ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, दूसरे शख्स ने कहा और फिर वो दोनों भी कमरे से निकल गए। काफ़ी देर के बाद मैं भी अपनी जगह से उठा और एहतियात के साथ इमारत से बाहर आ गया। वहाँ से घर पहुँचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। खैर साहिब को अपनी जुबानी रिपोर्ट देने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। कल मुझे कर्नल साहिब की हाई कमान की मीटिंग में भी ज़रूर पहुंचना था। अब्दुल मालिक के बारे में भी मालूमात हासिल करना थी ताकि उसे उसके कत्ल के मंसूबे की कबल अज़ वक्त इतला दी जाए। रात देर तक आइंदा रोज़ की प्लानिंग करने के बाद मैं सो गया।